हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अवित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज की ये जो मैराथन क्लास है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने ज्यादातर सभी टॉपिकों को इसमें लिया हुआ है और ये इनसे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछता ही पूछता है। और इनमें हमने वही टॉपिक लिए हैं जो 2011 से लेकर के 2023 तक बार बार पूछे गए हैं इन्हीं में से प्रश्न। तो ये सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। चलिएगा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो परिवार जो है सीटेट का इसमें से एक अहम प्रश्न बनता है परिवार से रिलेटेड। अब परिवार से रिलेटेड एक क्वेश्चन ही कई प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे परिवार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैमिली कहते हैं। और फैमिली शब्द जो है वह लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से लिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फैमुलस से लिया गया है तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है संकुचित और व्यापार। दो अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं इसके? दो। एक संकुचित होता है और एक व्यापक होता है। अब संकुचित की बात करते हैं दोस्तों, तो संकुचित अर्थों में परिवार का तात्पर्य क्या है? नौकर से है। क्या है? नौकर से है संकुचित में, ठीक है। और जहां पर बच्चों का पालन पोषण किया जाता है यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित है, यह आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों व्यापक की। व्यापक की बात करते हैं तो व्यापक में आपसे बोला गया है, देखिएगा व्यापक में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा व्यापक अर्थ में परिवार का अर्थ क्या है? सामाजिक संस्था है। संकुचित में क्या है? नौकर है। और जबकि व्यापक में क्या है? सामाजिक संस्था है, जिसमें कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, उनके विवाहित और अविवाहित, यानी जिन बच्चों की शादी हो गई है वो भी शामिल होंगे और जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी शामिल होंगे, तथा अन्य सदस्य जैसे दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, बुआ यानी अविवाहित बुआ इत्यादि, जो आपस में जुड़कर रहते हैं और अपने अपने दायित्व उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यापक परिवार कहते हैं या व्यापक अर्थ कहते हैं। किसका? फैमुलस का कहते हैं। और फैमुलस किससे बना है? फैमिली से बना है। परिवार की बात करते हैं दोस्तों, परिवार में बालक का सामाजिकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। वो किसके द्वारा की जाती है? परिवार के द्वारा ही की जाती है। और परिवार में बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? उसकी माँ होती है। परिवार में हो चाहे कहीं पर भी हो, उसकी प्रथम जो गुरु होगी वो क्या होगी बच्चे की? उसकी माँ होती है। परिवार समाज की एक क्या है? प्राथमिक इकाई है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने अनुसार परिवार के बारे में बताया, परिवार की डेफिनेशन दी। तो बात करते हैं दोस्तों मैकआइवर और पेज के अनुसार परिवार। उन्होंने कहा कि मैकआइवर और पेज ने बोला कि परिवार एक ऐसा समूह है जहां यौन संबंधों पर आधारित और जो छोटे से छोटा स्थायी है उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सकता है। यानी जितने भी लोग जुड़े हैं सब यौन संबंधी से जुड़े हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों परिवार की। परिवार में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। और अगर ये आपसे पूछे कि फैमिली का क्या अर्थ होता है, तो फैमिली किससे बना है? फैमुलस से बना है, जिसके क्या है? दो अर्थ होते हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। जबकि बात करें परिवार की दोस्तों, तो परिवार जो है वो दो प्रकार का होता है, एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार। बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? जैसे दादा दादी, मम्मी पापा और उनके अविवाहित बच्चे, ये सब क्या होते हैं? चाचा चाची, सब संयुक्त परिवार में आते हैं। चलिएगा देखिएगा संयुक्त परिवार के क्या गुण होते हैं। इसमें इस परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, विवाहित और अविवाहित बच्चे आदि, ये सभी क्या होते हैं? इसमें शामिल होते हैं, जो आपस में जुड़ के रहते हैं और इसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार भी कहते हैं। जो भी आपके ताऊ हैं, ताऊ और ताई, ये भी क्या है? ये भी एक संयुक्त परिवार का हिस्सा है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जितने भी जैसे डीएलएड हुआ, बीएड हुआ, इसमें पूछा जाता है कि परिवार से रिलेटेड उसका ट्री बनाओ। तो ट्री में कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन नहीं हो सकते, ये यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी पूछा जाता है। तो देखिएगा मैंने उसकी ट्री बनाई है, देखिएगा। सबसे बात करते हैं कि परिवार एक क्या है? एक वृक्ष की तरह है। वृक्ष में कौन होते हैं? उसकी जड़ कौन होती है? दादा दादी होते हैं और मम्मी पापा होते हैं और अंकल आंटी यानी चाचा चाची होते हैं और उनके ये अविवाहित बच्चे या विवाहित बच्चे ये होते हैं। यही क्या है? परिवार क्या है? एक ट्री की तरह होता है, ठीक है। ये क्या है? पारिवारिक ट्री, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार के। देखिए कोई भी
चीज हो, कोई भी दोष परिवार हो, उसमें कुछ ना कुछ दोष भी होंगे। तो देखिएगा संयुक्त परिवार के दोष, संयुक्त परिवार के क्या क्या दोष है? व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया जाता। जैसे आप कहो कि नहीं हम ही आगे बढ़ेंगे, नहीं, परिवार में सबको साथ लेके आगे बढ़ना पड़ता है। पारिवारिक कलह संघर्ष, यानी इसकी संभावना क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, कलह यानी कलेश जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कलेश। ठीक है, आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्य क्या होते जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई कम काम में कर रहा है तो वो कम ही करता रहेगा तो वो आलसी हो जाएगा, कोई ज्यादा वर्क कर रहा है। देखिएगा अब बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार की। एकल परिवार भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है। परिवार में एकल परिवार की बात करें, यह परिवार इस प्रकार का होता है जिसमें कौन? माता पिता होते हैं और उनके अविवाहित बच्चे हों। ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं? हम एकल परिवार कहते हैं। एकल होगा, यहाँ कल नहीं होगा, एकल, एकल परिवार कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कौन कौन होते हैं? माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार के गुण भी होंगे। ठीक है, व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर मिलता है, यानी आप स्वतंत्र हो। जैसे आपने आज प्लान बना लिया कि आप अपनी मैडम को लेकर के, बच्चों को लेकर मूवी देखने जाओगे, तो आपको किसी की आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जाना है तो जाना है। क्यों? क्योंकि आप एकल परिवार में रहते हो। आज बीवी ने कह दिया चलो आज रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट में जाओगे। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये एकल परिवार के कुछ गुण होते हैं। इसमें कलह की संभावना क्या कम पाई जाती है। छोटा परिवार, सुखी परिवार, ये आपने सुना होगा। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है, यानी जरूरी नहीं है पिता ही काम करे, हस्बैंड ही काम करे, कभी कभी वाइफ को भी काम करना पड़ता है। भाई वाइफ भी क्या जॉब कर सकती है। पारिवारिक कलह नहीं होता इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों एकल परिवार के दोष। एकल परिवार के दोष कहते हैं शिशुओं की देखभाल की समस्या पाई जाती है। जैसे कि आप सपोज संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो संयुक्त परिवार में अगर आपका बेटा छोटा है और वो रो रहा है तो क्या होगा? कभी उसकी दादी उसको गोदी में लेके चुप करा लेंगी, कभी चाची, कभी ताई, मतलब घर के और भी सदस्य उसको खिला कर शांत कर देंगे। लेकिन जब आप एकल परिवार में नहीं, और परिवार में क्या वाइफ भी काम वर्क पर गई है और हस्बैंड भी वर्क पर गया, तो बच्चा क्या रोता रहेगा? तो क्या होगा? शिशुओं की देखभाल अच्छी तरीके से हो पाएगी? आप कहोगे बिल्कुल ही नहीं हो पाएगी। तो ये क्या होता है? ये इसका दोष होता है। संकट के समय दयनीय स्थिति, यानी कभी भी संकट आ जाए, जैसे परिवार संयुक्त परिवार में होता है, किसी एक व्यक्ति को संकट आ जाता है तो और भी परिवार में लोग हैं सब उसके साथ में रहते हैं, तो क्या है? और जब एकल परिवार में आप रहोगे तो आपको संकट आएगा, प्रॉब्लम आपको होगी, कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है। बुजुर्गों के ज्ञान और उपदेश का अभाव होता है। जब आपके पास बुजुर्ग ही नहीं होंगे तो उनका आपको ज्ञान क्या मिलेगा? उनके उपदेश ही नहीं मिल पाएंगे। तो ये क्या होते हैं? इनके दोष होते हैं। बात करते हैं दोस्तों परिवार के। परिवार के क्या होते हैं? दो प्रकार के कार्य होते हैं। कितने प्रकार कार्य होते हैं? दो प्रकार के कार्य होते हैं परिवार के। एक होते हैं आवश्यक कार्य और दूसरे कितने होते हैं? दूसरा अनावश्यक। दो कार्य होते हैं, एक होता है आवश्यक और एक होता है अनावश्यक। देखिए शैक्षिक व्यवस्था यानी बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना, ये क्या है? आवश्यक है। आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था का मतलब इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबको सुलझा करके रखना, समय पे आपको क्या करना है। लैंगिक व्यवस्था, बच्चे बड़े हो जाए तो उनकी शादी ब्याह करवाना, ये सब क्या है? ये आवश्यक कार्य है। लेकिन अनावश्यक जैसे मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना, ये क्या है? अनावश्यक कार्य है। अब बात करते हैं आवश्यक कार्यों की। हम एक एक करके इनकी डिटेल को पढ़ेंगे। अब इनकी डिटेल में क्या दिया गया है देखिएगा। आवश्यक कार्य की पहले चर्चा करेंगे। आवश्यक कार्य से तात्पर्य है उन कार्यों से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से कराना चाहिए। अब जैसे कौन से? चाहे वो कोई भी परिवार हो, चाहे एकल हो चाहे आपका संयुक्त परिवार हो। बात करते हैं दोस्तों शैक्षिक व्यवस्था की। भाई शिक्षा तो एकल परिवार के बच्चों को भी मिलनी चाहिए और संयुक्त परिवार के बच्चों को भी मिलनी चाहिए उचित शिक्षा। तो हमारे परिवार में पल रहे बालकों की उचित शिक्षा की व्यवस्था कराना और शैक्षिक व्यवस्था कहलाता है। तो ये क्या है? एक आवश्यक कार्य है। आर्थिक व्यवस्था की बात करें, प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह परिवार के सदस्यों का पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी, शरीर ढकने के लिए कपड़े और सर के ऊपर छत की व्यवस्था कराना। ये सब क्या है? हर परिवार का जो एक मुखिया होता है उसकी एक क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। मुखिया की ही नहीं, उसके सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लैंगिक।
लैंगिक व्यवस्था, प्रत्येक परिवार का यह आवश्यक कार्य है कि वह विवाह नामक उत्सव यानी विवाह उत्सव जैसा आयोजन करे और समाज में स्वीकृत ढंग से करे, जिससे परिवार के सदस्यों की संख्या क्या हो, संतुलित बनी रहे और समाज में समायोजन स्थिर रहे, लैंगिक व्यवस्था कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों अनावश्यक कार्य की। अनावश्यक कार्य भी एक हिस्सा है। मैकावर और पेज ने इनके बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि परिवार मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इसे अनावश्यक कार्य में वर्गीकृत किया गया है या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा बात करते हैं दोस्तों, परिवार में मित्र भी आ जाते हैं, बट मित्र का दायरा थोड़ा अलग होता है। जो बालक के कार्य करने में सहयोग करे, बालक के साथ खेलने की क्रिया करे, संपादित जो भी करता है, जो उसके संग कार्य करवाए, खेलने का कार्य करे, वह उसका मित्र कहलाता है। मित्रों के बीच बने आपसी संबंध को क्या बोलते हैं, मित्रता कहते हैं। अब मित्रता के कितने प्रकार होते हैं ये भी आपको देखना है। बात करते हैं दोस्तों मित्रता के प्रकार। इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और एक सच्ची मित्रता। 3 प्रकार की मित्रता होती है। कौन सी, उपयोगिता की, आनंद की और एक सच्ची मित्रता। आनंद किसी का नाम नहीं है, आनंद का मतलब होता है मनोरंजन। उपयोगिता की मित्रता की बात करें, यह वह मित्रता का प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर काम में आने वाले संबंधों को बराबर रखता है। समझ में आया नहीं, यानी सहयोग करने पर, काम में आने पर संबंध को बराबर रखता है। जैसे तुमने मेरा कोई वर्क कर दिया तो आज मैं भी तुम्हारा कोई वर्क कर दूंगा, और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है कि भाई मैंने तो तुम्हारा काम होमवर्क कर दिया, तुमने मेरा नहीं किया, इसलिए आज से हमारी क्या मित्रता खत्म होगी। तो अगर नकारात्मक अगर इसमें पता चल जाएगा तो वो मित्रता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जबकि बात करें आनंद की मित्रता की, इस प्रकार की मित्रता में क्या होता है, जिसमें बालक अपने केवल आनंद तक ही आपको क्या सीमित रखता है कि आप कोई मनोरंजन करा रहे हैं, कि हाँ मित्र बस मनोरंजन करा रहा है, लेकिन इससे क्या होगा, संबंध का निर्माण नहीं होता। ठीक है, संबंध का निर्माण किया जा सकता है बट होगा नहीं इससे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट की, सच्ची मित्रता, गहरी मित्रता, परम मित्र। इसको क्या बोलते हैं, परम मित्र भी कह देते हैं, परम मित्र। ठीक है, परम मित्रता, यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र को अटूट विश्वास रखता है और उसे अपनी मन की सारी बातें भी बता देता है। बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभवों को साझा करता है। साझा का मतलब सभी जो भी बातें होंगी वो सारी क्या होंगी, शेयर कर सकता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों संबंध की। संबंध के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। संबंध, परिवार अलग चीज है, संबंध अलग चीज है। परिवार में जो लोग होते हैं उनका जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं, हम रिलेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, रिलेशन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, रिलेशन। संबंध वह बुनियादी होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। बात करते हैं दोस्तों संबंध कितने प्रकार के होते हैं। संबंध आपके कितने प्रकार के होते हैं आपके, बात करते हैं दोस्तों संबंध के प्रकारों की। संबंध के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं। एक आपका कौन सा होता है, समरक्त संबंध, और दूसरा आपका वैवाहिक संबंध। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब इनकी डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों सबसे पहले समरक्त संबंध की, तो समरक्त संबंध में कौन कौन आते हैं, जहां संबंध का निर्माण किससे हो, रक्त से हो, यानी ब्लड से हो, वही क्या होता है आपका रक्त संबंध होता है, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन कहते हैं। इस प्रकार का संबंध किसमें होता है, पिता बेटे में होता है, माँ बेटी में होता है, भाई भाई में होता है और भाई बहन में होता है। बात करते हैं दोस्तों वैवाहिक संबंध की। वैवाहिक संबंध किसमें होता है, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग आपस में विवाह के आधार पर या वैसे संबंधों के आधार पर क्या हो, जुड़े हो। ऐसा संबंध क्या कहलाता है, वैवाहिक संबंध कहलाता है। जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची और दादा दादी, ये भी क्या है, संबंध है। ये संबंध कब बना, विवाह के बाद में बना। ठीक है, तो बात करते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। जैसे कि सबसे पहले भारत के कुछ प्रमुख त्योहार और उत्सव के बारे में चर्चा करते हैं, जिनमें से फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा आता है, पोंगल। बात करते हैं दोस्तों, जब आप पोंगल की जब यहाँ बात करोगे तो पोंगल में क्या आ जाएगा, पोंगल जो है आपका कहाँ का, तमिलनाडु का त्योहार है। कहाँ का है, तमिलनाडु का जो है प्रमुख त्योहार है दोस्तों। और तमिलनाडु का तो प्रमुख त्योहार है, तो ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है,
किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका आयोजन कब होता है, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। और इसका आयोजन कौन करता है, किसानों के द्वारा किया जाता है। अब किसानों के द्वारा किया जाता है तो कब किया जाता है, 14 से 15 जनवरी के मध्य में किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अच्छी फसल होने की खुशी और आगामी वर्ष यानी जो और आगे जो फसल हम बोएंगे वो भी और अच्छी से अच्छी आएगी, अच्छी से अच्छी आएगी, और इसके लिए प्रार्थना करते हैं इस दिन और इस त्योहार का मनोरंजन करते हैं। पोंगल जो है, पोंगल की बात करते हैं दोस्तों, यही 14 से 15 जनवरी। अगर उत्तर भारत की बात करें तो इसी को क्या बनाते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दोस्तों। और हाँ, एक आपको ट्रिक भी बता दूं, जैसे कि आपको कैसे पता रहेगा कि तमिलनाडु का है, तो पोंग में से गल को निकालो। क्या है, गल, और गल का मतलब क्या होता है, बात। गल का मतलब क्या होता है, बात करना। और बात कब करते हैं हम, जब किसी से मिलते हैं। जब मिलेंगे जब तो बात करेंगे, तो गल कब करेंगे, मिलकर। गल कब करेंगे, मिलकर। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों ओणम। अब ओणम की दोस्तों बात करते हैं, ओणम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओणम भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहां मनाया जाता है, ये आपका केरल में मनाया जाता है, यानी केरल का प्रमुख क्या है, ये त्योहार है। और इसका आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, केरल की बात करते हैं तो केरल में पहले इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कब मनाया जाता है, सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और ये जो है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। और यह जो त्योहार है 10 दिन तक चलता है, यानी इसकी अवधि कितनी होती है, 10 दिन तक ये चलता ही चलता है। और इसमें क्या होता है, नौका दौड़। नौका का मतलब नाव, और नाव को ही क्या बोलते हैं, बल्लभकारी कहते हैं। इस उत्सव का क्या है, एक भाग है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों केरल की। केरल में क्या है, आपकी शांत घाटी। क्या है, शांत घाटी है दोस्तों। और शांत घाटी के साथ साथ क्या है, एक चीज और है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, उसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका जो है, ये कहाँ की ये जो डिश है, ये भी आपकी केरल की डिश है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों बिहू। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें बिहू आया ना हो, ज्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो है इस बार बिहार यानी बिहार पीआरटी में तो ये आएगा ही आएगा, इसके जरूर आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बिहू की। बिहू क्या है, असम राज्य का एक प्रमुख क्या है, उत्सव है, त्योहार है। और आप इसकी ट्रिक ऐसे बना सकते हो, असम की बहू जो हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक हो जाएगी। इसका आयोजन कब किया जाता है, वर्ष में 3 बार किया जाता है, यानी एक साल में आप इसका आयोजन कितनी बार कर सकते हो, 3 बार कर सकते हो। जो 3 ऋतुओं के आगमन का स्रोत है, जब 3 ऋतु आती हैं और तब आप इस त्योहार को मनाते हैं। यह क्या है, किसानों का प्रमुख त्योहार है। यह भी त्योहार क्या है, फसली त्योहार है। फसली त्योहार का मतलब फसल काटने पर मनाया जाता है। जैसे कि आपका अभी मैंने जब आपको बताया था, पोंगल जो होता है वो भी फसली त्योहार है, और ये भी क्या है, फसली त्योहार है। इसका उद्देश्य क्या है, ऊंच नीच का जो भाव होता है उसको दूर करना, भाईचारा बढ़ाना, यह क्या है, इसका उद्देश्य है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों मकर संक्रांति। उत्तर भारत का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है यहीं से बनता है, मकर संक्रांति से। और मैं आपको बता दूं कि इस 14 से 15 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन क्या है, पोंगल होता है। पोंगल क्या है, दक्षिण भारत का है। पोंगल जो है आपका कहां का है, दक्षिण भारत का है। पोंगल ये आपका दक्षिण भारत का है। और उसी दिन कब मनाते हैं, 14 से 15 जनवरी को मकर संक्रांति उत्तर भारत में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों स्नान करके दान की क्रियाओं में भाग लेना इस त्योहार का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। यानी ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस त्योहार को अगर दान करते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। और कहीं कहीं इसे क्या है, कहीं कहीं का मतलब लोहड़ी, कहीं कहीं इसे क्या है, लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोहड़ी कहाँ कहते हैं, पंजाब में कहते हैं। पंजाब में इसको क्या बोलते हैं, लोहड़ी कहते हैं दोस्तों। पूष मास के में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो इस पर्व को मनाया जाता है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी जो है हिंदुओं का क्या है, एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन क्या होता है, देवी सरस्वती की पूजा होती है, और ये देवी सरस्वती को क्या है, समर्पित है त्योहार। इसे श्री पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहते हैं।
वो इसलिए कहते हैं ज्ञान पंचमी क्योंकि ज्ञान की देवी को ही हम सरस्वती कहते हैं। इसका आयोजन माह के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, ये भी बार बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न महाशिवरात्रि से। ये क्या है महाशिवरात्रि? हिंदुओं को क्या है प्रमुख एक उत्सव है। इस दिन क्या होता है, शिव और पार्वती के विवाह के रूप में इसे मनाया जाता है। इसका आयोजन कब होता है? फागुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। फागुन माह यानी मार्च के महीने में इसका आयोजन होता है, मार्च अप्रैल में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों रंगों का त्योहार। और रंगों का त्योहार जब जब बात आती है, जब जब आपको होली याद आती है दोस्तों, इसे रंगों का त्योहार कहते हैं। फागुन माह की पूर्णिमा को इसका क्या है आरंभ किया जाता है। चैत्र मास के प्रथम दिन पर तक ये चलता है। इसकी प्रमुखता से क्या है भारत और नेपाल में मनाया जाता है। यानी प्रमुख रूप से ये कहां कहां मनाया जाएगा? भारत में तो मनाया जाएगा और नेपाल में भी मनाया जाता है। नेपाल की दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, नेपाल की बात करते हैं। नेपाल में क्या है माउंट एवरेस्ट, क्या है माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ है आपकी नेपाल में है। और नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? सागर माता के नाम से जाना जाता है। सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों रामनवमी। रामनवमी की बात करते हैं तो रामनवमी का मतलब ही क्या होता है? भगवान श्री राम का जन्म, श्री राम जी का जन्म। ठीक है, जन्म को ही क्या है रामनवमी के रूप में मनाते हैं। यह क्या है हिंदू धर्म का क्या है, इसमें क्या है विशेष उत्सव के रूप में मनाते हैं और बहुत ही ज्यादा हिंदू इसे मानते हैं। श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम जिसे भगवान श्री राम के नाम से जाना जाता है, इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या। और वर्तमान में यह क्या है? फैजाबाद में स्थित है। और फैजाबाद का ही परिवर्तित नाम क्या है? आपका अयोध्या है। बात करते हैं दोस्तों वैशाखी। वैशाखी जो है सिख लोगों का प्रमुख त्योहार है। सिख का क्या है? प्रमुख त्योहार है। यह सिख धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है दोस्तों। इसका आयोजन अप्रैल के महीने में किया जाता है। इस दिन महिला और पुरुष नए नए रंगीन कपड़े पहनकर उत्सव का आयोजन करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ईद की। ईद जो है इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के लोग इसे रमजान के महीने में एक माह का उपवास रखते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोजा भी कहते हैं। इस रस्म को निभाने पर जीवन में सुख में और शांति की क्या होती है? प्राप्ति होती है और सुख से ही जीवन व्यतीत होता है। मुसलमानों का त्योहार ईद मूल रूप से क्या है? भाईचारे का बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। भाईचारे का त्योहार भी इसे कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन की बात करते हैं दोस्तों, और रक्षाबंधन क्या है? एक पवित्र त्योहार है जो कि भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का सहयोग है, यानी भाई बहन के प्रेम का सहयोग है ये। और इसका आयोजन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण से जन्म से संबंधित है दोस्तों, ये हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। इस दिन श्री कृष्ण का जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी गणेश जी से रिलेटेड है। इस दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी को जन्म गणेश जी की जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसका आयोजन भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। नवरात्रि की बात करते हैं दोस्तों। नवरात्रि जो है इससे रिलेटेड भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। इसका आयोजन वर्ष में क्या 2 बार किया जाता है। पहला चैत्र माह में और दूसरा अश्विनी माह में, यानी एक सर्दी में और एक गर्मियों में होता है। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या है? 9 रातें। और 9 रात तक क्या रखते हैं? उपवास रखते हैं लोग। इसका हिंदू जो लोग होते हैं इनका उपवास रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? 9 देवी की पूजा की जाती है। बात करते हैं दोस्तों दशहरा की। दशहरा भी मोस्ट इंपोर्टेंट त्योहार है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। यानी बुराई कितनी भी बड़ी हो जाए, एक ना एक दिन वो दब जाएगी और अच्छाई की जीत हो जाएगी। इसका आयोजन दिवाली के ठीक 20 दिन पहले और अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है।
चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों करवा चौथ। करवा चौथ ये तो सभी लोग जानते होंगे, करवा चौथ जो है सब जानते हैं, विवाहित महिलाओं का त्योहार है। इसका आयोजन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है, ये जो भी महिलाएं होती हैं अपनी पति की लंबी यानी हस्बैंड की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों दिवाली। दिवाली की बात करते हैं, इसे भारत का प्रकाश पर्व भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या है, प्रकाश ही प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसका आयोजन धनतेरस के त्योहार से होता है। इसकी शुरुआत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में किया जाता है। दिवाली का आयोजन कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों फसल की कटाई से संबंधित कुछ त्योहार, यानी फसल की जब कटाई होती है जब इन्हें मनाया जाता है। कुछ प्रमुख त्योहार है, जैसे कि बात करें मकर संक्रांति, ये कहां मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है जिसका नाम क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार में एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। क्या है? मधुबनी। ठीक है। ये गुजरात की बात करें, गिर जो पक्षी विहार है ये कहाँ है आपका? गुजरात में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की बात करें, रोहतांग सुरंग, रोहतांग सुरंग, रणथंभौर, केवला देव, उत्तर प्रदेश दुधवा और चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है आपके? इन्हीं में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बिहू, असम की बहू, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बैसाखी। बैसाखी बात करते हैं, यह त्योहार 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है बैसाखी पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक मनाया जाता है। लोहड़ी की बात करें, यह त्योहार पंजाब की फसल कटाई के दौरान मनाया जाता है और इसका भी आयोजन पंजाब के लोग ही करते हैं और पंजाब के सिख के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। सरहुल फेस्टिवल, ये झारखंड का फेस्टिवल है। पोंगल तमिलनाडु का है। गल गल और गल कब करते हैं? जब मिलते हैं। गुंडी पड़वा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में एक चित्रकारी है जिसका नाम क्या है? बरली। बरली जो चित्रकारी है ये आपकी कहाँ है? महाराष्ट्र में है। नवा वर्ष ये कहाँ है? बंगाल का है। पूरम विशु केरल का है। केरल में क्या है? टेपियोका है। कौन है? टेपियोका जो है ये आपका कहाँ है? आपका केरल में है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं बंगला, ये कहाँ है? आपके मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रमुख चित्रकारी की बात करते हैं दोस्तों। प्रमुख भारत की प्रमुख चित्रकारियां, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनेगा ही बनेगा। पेपर में मधुबनी आएगा ही आएगा, इसका आपको ध्यान में रखना है। 100% परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न में से एक है ये। यह चित्रकारी भारत के बिहार राज्य में की जाती है। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। क्या है? पटना है। इसमें क्या होता है? घरों की दीवारों, आंगन आदि पर क्या है? चित्र बनाए जाते हैं। इसका विषय क्या है? फूल, पत्ती, इंसान और जानवर आदि के चित्र बनाते हैं। चित्रों में उभार देने के लिए चावल का प्रयोग करते हैं, यानी चित्रों में क्या जाए? उभार आ जाए तो किसका प्रयोग करते हैं? चावल का प्रयोग करते हैं। और इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों कलमकारी। कलमकारी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और कलमकारी कहाँ है? आपका आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की कलमकारी है। इसमें क्या होता है? कपड़ों के ऊपर चित्र बनाए जाते हैं। इसका विषय क्या है? फूल, पत्तियां और सजावट है और इसमें भी प्राकृतिक रंगों का क्या है? प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों पट्टा। पट्टा जो चित्रकारी है ये कहाँ की है? राजस्थान की है। राजस्थान में ही क्या है? आपका केवला देव। क्या है? केवला देव जो आपका है ये पक्षी विहार, ये कहाँ है? आपका भारतपुर राजस्थान में स्थित है। और आपको हम बता दें राजस्थान में की राजधानी क्या है? जयपुर है। और जयपुर को ही हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। इस चित्रकारी में कपड़ों के ऊपर की जाती है ये चित्रकारी। इसमें क्या होता है? बहादुर व्यक्तियों के कारनामे दिखाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख चित्रकारी हैं जिनके बारे में मैंने यहाँ दे दिया है। जैसे पट्ट चित्रकारी, ये आपकी कहाँ है? उड़ीसा में है। कालीघाट, कालीघाट कहाँ है? बंगाल में है। बरली मैंने अभी अभी आपको बताया महाराष्ट्र में है। रंगवाली आपकी कर्नाटक में है और कर्नाटक का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है? यक्षगान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिथौरा गुजरात का है और गुजरात में ही गिर पक्षी विहार है। थांका जो है हिंदू धर्म से संबंधित ये चित्रकारी है। चिकनकारी लखनऊ की है। कलमकारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की है। मुगुलू कहाँ की है? ये आपकी आंध्र प्रदेश की है।
बात करते हैं दोस्तों बिहार की, बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना और इसकी क्या है, मधुबनी चित्रकारी है। ठीक है, अरिपन बिहार की है, अल्पना पश्चिम बंगाल की है, अथिया कहाँ की है, गुजरात की है, रंगोली कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, और महाराष्ट्र की ही क्या है, बरली है। ये भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ा है। आरोप ये कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की है। और रोहतांग सुरंग भी कहाँ है आपकी, रोहतांग जो सुरंग है ये भी आपकी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। कलमा जट्टू केरल ये कहाँ की है, केरल की है। ओपन, ओपन कहाँ की है, उत्तराखंड की है। और उत्तराखंड में ही क्या है आपकी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है आपका, ये भी आपका उत्तराखंड में है। चौक पूर्ण यानी चौक को पूर्ण ये कहाँ की है, उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्रकारी है दोस्तों और आपको ध्यान में जरूर रखनी है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मांडरणा ये कहां का है, राजस्थान का है। फंड राजस्थान की है। लघु चित्रकारी राजस्थान की है। घोड़े मध्य प्रदेश की है। और बाघ कहां की है, तमिलनाडु की है। कोलम तमिलनाडु की है। तंजौर ये भी आपकी तमिलनाडु की है। चेरियल ये भी आपकी तमिलनाडु की है। तो दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न नंबर फर्स्ट की, यानी पौधों से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ये आपका पौधों से रिलेटेड है। अब पौधों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वृक्ष की यानी ट्री की। कुछ पौधे ऊंचे होते हैं, इनका तना कठोर मोटा होता है, इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, उनमें वृक्ष कहते हैं। सबसे पहले वृक्ष की परिभाषा है, जैसे कि कुछ पौधे जो होते हैं ऐसे होते हैं जिनका जो तना होता है वो कठोर होता है, यानी बहुत ही मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत होता है, मजबूत होता है और मोटा होता है। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, यानी जो इनकी शाखाएं होती हैं, जो टहनियां होती हैं, जो टहनियां होती हैं वो भूमि से अधिक ऊंचाई पर और तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं, यानी जो तना होता है उसके ऊपरी भाग से निकलती हैं, जो कि भूमि से काफी ऊंचाई पर होता है, उसे क्या वृक्ष कहते हैं। जैसे कि आपका आम का वृक्ष, इमली का वृक्ष, बरगद का वृक्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट झाड़ी, झाड़ी की बात करते हैं दोस्तों। झाड़ी में क्या होता है, इन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप, समीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, पास, क्या होता है, पास से निकलती हैं, यानी जहां पौधा होगा उसका जो तना ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा जब तक क्या होगा उसकी शाखाएं निकल आएंगी। और तना कठोर होता है, यानी बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें क्या बोलते हैं, झाड़ियां कहते हैं। काफी पतला होता है, इन्हें झाड़ियां कहते हैं। जैसे कि गुलाब, गुलाब की आपने झाड़ी देखी होंगी, ज्यादा मोटी नहीं होती लेकिन तना उनका मजबूत होता है। मेहंदी, गुड़हल, नींबू, नागफनी, ठीक है, आदि। आगे बात करते हैं दोस्तों शाक की। जो शाक की बात करते हैं दोस्तों, शाक में क्या होता है, इनका आकार जो होता है कैसा होता है, छोटा होता है। इनका तना कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, क्या होता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है एवं हरा होता है। आपको पता होगा जो शाक होता है उनके वो हरे ही होते हैं। इनमें शाखाएं अधिक नहीं होती, जैसे टमाटर, गेंदा। टमाटर कहां से आया था हमारे यहाँ, अमेरिका से आया था। कहां से आया था, अमेरिका से आया था। गेंदा, पालक, गेहूं, बैगन, पुदीना। पालक जो होता है इसमें लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, लौह तत्व अधिक पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों अब वृक्ष की। वृक्ष में सबसे सीटेट का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है क्या, रेगिस्तानी ओक। अब रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड आपके कुछ इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि यह जो रेगिस्तानी ओक है ये आपका कहां, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली बात, कहां पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के भी कहां पर, रेगिस्तानी इलाके में पाया जाने वाला क्या है, वृक्ष है। इसकी जड़ें पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, यानी जो इनकी जड़ें होंगी वो पानी की तलाश में जमीन के अंदर तक बढ़ती जाती हैं, और जब तक बढ़ती हैं जब तक वह पानी को प्राप्त ना कर लें। और यह 300 फीट की गहराई तक नीचे चली जाती है, 300 फुट तक नीचे चली जाती हैं। वृक्ष की ऊंचाई की 30 गुनी तक जाती हैं, 30 गुनी तक जाती हैं। वृक्ष की लंबाई 10 फीट होती है। वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, 10 फीट होती है। इनका तना कैसा होता है, खोखला होता है, जिसमें क्या होता है, जल इकट्ठा होता है, संचित होता है। स्थानीय लोगों को जब पानी की जरूरत होती है
तो उसमें से क्या, तने में से थोड़ा सा उसको काट करके पाइप लगाकर पानी ले लेते हैं। तो इसमें बोला जाए स्थानीय लोग अपने साथ चाकू, छोटी पाइप रखते हैं। जल का अभाव होने पर, अभाव का मतलब कमी होने पर, वे क्या करते हैं, तने से जल निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं खेजड़ी। खेजड़ी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। खेजड़ी जो वृक्ष है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है, पहली बात। और यह भारत में रेगिस्तानी इलाका कहाँ है, राजस्थान में है दोस्तों। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर। और जयपुर को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, पिंक सिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पिंक सिटी कहते हैं जयपुर को ही। ठीक है, इसकी जड़ें जो होती हैं वो पानी की तलाश में लगातार नीचे की ओर जाती हैं। इसकी लकड़ी में लंबे समय तक क्या कीड़े मकोड़े नहीं लगते। यानी अगर आप इसकी लकड़ी से कुछ भी बेड वगैरह बनवाते हो तो क्या होता है, इसमें क्या कीड़ा नहीं लगता। यह एक छायादार वृक्ष है जिसकी छांव में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। खेजड़ी जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। राजस्थान का दोस्तों कौन सा राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को ही लिया है। जैसे बात करते हैं दोस्तों लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी पौधा है। कैसा है, सहजीवी पौधा है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जबकि शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक को भोजन की आवश्यकता पड़ती है और शैवाल को उगने के लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। कवक शैवाल को सहारा प्रदान करता है और शैवाल कवक को क्या, भोजन प्रदान करते हैं। यानी इन दोनों में सहजीविता का संबंध है। यानी कवक जो होगा, कवक जो है सहारा देता है। क्या देता है, सहारा देता है। किसको देता है, शैवाल को। और शैवाल क्या देता है, भोजन देता है। क्या देता है, भोजन देता है। इसीलिए क्या है, यह एक सहजीवी पौधा है। इसे वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है, लाइकेन को कहा जाता है। यह SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसे, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड प्रति संवेदनशील होता है। यानी उसके प्रति क्या है, संवेदनशील ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे बोला जाए घटपर्णी। घटपर्णी जो है ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और मैंने आपको कई बार प्रैक्टिस में आपको पढ़ाया है। जो घटपर्णी होता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत में किस जगह पाया जाता है, एक मेघालय भारत का राज्य है, वहां पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 3 जगह पाया जाता है। ठीक है, इसे कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह घड़े जैसी आकार का होता है। इसका मुंह जो होता है पत्तियों द्वारा ढका होता है। इसमें से विशेष खुशबू निकलती है या गंध कह सकते हैं, जो कीड़े मकोड़ों, छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक खुशबू निकलती है जिससे क्या है, कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जीव होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जब ये पास जाते हैं तुरंत उसको क्या, अपना ढक्कन बंद कर लेता है और इन्हें मारकर खा जाता है। यह शिकारी पौधे के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा शिकारी पौधा किसे कहते हैं, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं, घटपर्णी पौधे को कहते हैं। परंतु यह शिकार का कार्य नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए करता है। यानी ये जो पौधे होते हैं वहां होते हैं जहां नाइट्रोजन की क्या होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये क्या करते हैं, इन कीड़े मकोड़ों को खाकर नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जीवाणुओं के द्वारा परिवर्तित किए गए नाइट्रेट का उपयोग करता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रोटोन। जो क्रोटोन पौधा होता है यह एक क्या है, सहायक पौधा है जो जमीन की दशा को बताता है। अब कैसे बताता है ये देखो, मुख्य फसल पौधे के साथ बो दिया जाता है। जो फसल हमारी बो जा रही है उसके साथ में भी कैसे बो दिया जाता है। फसल में जल की कमी होने पर अंदाजा लगा लिया जाता है कि फसल को सिंचाई की आवश्यकता है, वो इसी की सहायता से पता लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जेट्रोफा। जेट्रोफा की बात करते हैं। यह क्या है, एक बायोडीजल पौधा है। इसके लिए यही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये CTET 2023 में आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों बरगद। बरगद का पौधे के बारे में बात करते हैं। यह एक क्या है, विशालकाय
वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं होती हैं वो जमीन तक लटकी रहती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी शाखाएं जड़ तक लटकती रहती हैं, जमीन तक लटकती रहती हैं, इसे क्या है वो सहारा देती हैं, जिसे स्तंभ जड़ कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्तंभ जड़ कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? वृक्षों को सहारा प्रदान करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके वृक्ष हो गए दोस्तों खत्म। अब हम बात करते हैं फसल की, महत्वपूर्ण फसल के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है और हर बार परीक्षा में इनसे रिलेटेड प्रश्न बनता ही बनता है और इस बार भी जरूर बनेगा। बात करते हैं दोस्तों रबी की फसल की। यह फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। अब जो रबी की फसल होती है वो होती क्या है? जैसे गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, राई है आदि, ये सारी क्या होती है? ये आपकी रबी की फसल होती है। आपको ध्यान में रखना है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खरीफ की फसल। खरीफ की फसल की बात करते हैं। यह फसल कब? जून और जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। जैसे कि धान हुआ, गन्ना हुआ, तिलहन हुआ, कपास हुआ, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कब काटी जाती है? नवंबर और दिसंबर में काटी जाती है। ये समय कैसा होता है? सर्दी का होता है। कैसा होता है? सर्दी का होता है। सर्दी में ही तो बाजरे की रोटी खाते हैं, मक्के की रोटी खाते हैं, तिल जो कि गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नकदी फसल की। नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य के लिए किसान द्वारा बोई जाती है, वो क्या कहलाती है? नकदी फसल कहलाती है। यानी इसका जो पैसा होता है किसान को नगद मिल जाता है। जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुई और तंबाकू और जूट, ये जो चार फसलें हैं ये क्या कहलाती हैं? नकदी फसल कहलाती हैं। नकदी फसल कहलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जायद की फसल के बारे में। जो जायद की फसल होती है दोस्तों, ये मार्च और अप्रैल के मध्य में बोई जाती है, यानी बीच में बोई जाती है। ठीक है, और जून जुलाई में काटी जाती हैं। इनके अंतर्गत सब्जियां आती हैं, मक्का आता है, खरबूजा, तरबूजा, अरबी, तरककड़ी और भिंडी आदि, ये सारे क्या है? इसी के अंतर्गत आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेश से आने वाली महत्वपूर्ण सब्जियां, जो आपकी कहां से आई है? विदेश से आई हैं। उन सब्जियों के बारे में बात करते हैं। जैसे हरी मिर्च, टमाटर, आलू, ये कहां से आया? ये आपका साउथ अमेरिका से आया है। गोभी और मटर, गोभी और टमाटर, गोभी और टमाटर ये आपके कहां से आए हैं? यूरोप से आए हैं। अब आप कहोगे टमाटर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखो साउथ अफ्रीका का कुछ भाग किसमें? यूरोप में है, तो क्या है? दोनों जगह से आती हैं। बात करते हैं कॉफी, बीन्स और भिंडी, ये कहां से आई है? आपकी अफ्रीका से आई है। सोयाबीन कहां से आई है? ये आपकी चीन से आई है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा बात करते हैं पौधों से, पौधों का भाग, पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, यानी पौधा जो होता है उसके क्या क्या भाग होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। जैसे की बात करें फूल, फूल को क्या बोलते हैं? फ्लावर कहते हैं। इसके हम क्या क्या खाते हैं? जैसे सहजन को खाते हैं, केल को खाते हैं, कचनागर को खाते हैं। फूल में जैसे और भी हम कह सकते हैं, या गोभी हुआ, गोभी को भी तो हम खाते हैं। एक तरीके से गोभी, फूल वाली गोभी, पत्ता गोभी अलग होती है। ठीक है, पत्ता गोभी अलग होती है। मैं यहाँ बात कर रहा हूं किसकी? सिर्फ गोभी की, फूल वाली गोभी, फूल गोभी। ठीक है, जड़ की बात करते हैं। जैसे मूली जो हुआ जड़ होती है, गाजर हुआ, चुकंदर हुआ, टेपियोका हुआ और शकरकंद हुआ, ये सर्दियों में खाई जाती है। कब खाई जाती है? सर्दी में खाई जाती है। टेपियोका की बात करते हैं दोस्तों, ये कहां की डिश है? केरल की है, महत्वपूर्ण डिश। और केरल में ही दोस्तों क्या है? केरल में ही क्या है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहां है? केरल में ही है। बात करते हैं तना, तना में क्या? आलू आता है, प्याज आता है, अदरक आता है, लहसुन, गन्ना और कमल, ये सारे क्या है? ये तना वाली फसलें हैं। बात करते हैं पत्ती की, पत्तियां क्या होती हैं? धनिया होता है, पत्ता गोभी, मैंने ऊपर गोभी पढ़ाया था, फूल गोभी, यहाँ क्या है? पत्ता गोभी, पालक, और भी होता है अरबी के पत्ते, जो पत्ते के आकार में आती हैं वो सारी क्या है? इसमें आती है। बात करते हैं दोस्तों बीज की, जैसे चना हो गया, बाजरा हो गया, सरसों हो गया, गेहूं हो गया, मटर हो गया, ये क्या बीज ही तो है। तो ये बीज, इन सारे भागों को हम खाते हैं। टोटल मिला के कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। हम फूल को भी खाते हैं, जड़ को भी खाते हैं, तना को भी खाते हैं, पत्ती को भी खाते हैं और बीज को भी खा जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों लताएं, लता के बारे में बात करते हैं। जैसे आरोही लता, पहली कौन सी लता है? आरोही लता। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए जाती हैं, बढ़ती रहती हैं। अनु पौधों का तना कमजोर होता है,
यानी जो आरोही पौधे जो होते हैं इनका जो तना क्या होता है, कमजोर होता है, लेकिन यह किसी पेड़ या अन्य किसी को सहारा लेकर उस पर आसानी से चढ़ती रहती है। जैसे कि इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे बेल। बेल को अगर सहारा दे दोगे तो ऊपर की ओर बढ़ती हुई जाती हैं। जैसे कि मटर हुआ, खीरा हुआ, अंगूर हुआ, करेला हुआ, और किसी की भी बेल हो सकती है। क्या बेल हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों बिसर्पी लता। इन पौधों का तना जो होता है वो काफी कमजोर होता है और यह जमीन पर ही फैले रहते हैं। एक लता वो होती है जो दीवार पे भी लगा देते हैं तो दीवार से भी ऊपर ऊपर होके घूमती रहती हैं, ठीक है, और एक वो जमीन से ऊपर उठती ही नहीं है। जैसे कि किसमें, लौकी, तरबूज और कद्दू, ये तीन किसमें आते हैं, ये आपके बिसर्पी लता में आते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जड़ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कौन सी, मूसला जड़। जो आपकी मूसला जड़ होती है ये किस किस की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें मुख्य जड़ और उसके अन्य जड़ निकलती हैं, यानी मुख्य जड़ तो होती है और इसके अलावा जो भी जड़ होती है वो भी इसी में से निकलती हैं, और ये जमीन के अंदर तक जाती हैं। जैसे चना, चुकंदर, गाजर, आम, सरसों, मूली, ये क्या है, इसकी मूसलाधार जड़ होती है। मूसलाधार का मतलब एक प्रकार की, जैसे क्या है, जैसे ये आपकी गाजर हो गई, ये आपकी, ये यहां से ऐसे 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 करके निकलती हैं जड़ें, और ऊपर ऊपर क्या होता है, पत्तियां होते हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये पूरी ढसी होती है जमीन के अंदर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, मूसला जड़ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की, जकड़ा जड़। जकड़ा जड़ कैसी होती है बताइएगा। जैसे कि प्याज, जैसे कि ये आपकी क्या है, प्याज है, और प्याज के अंदर बहुत सारे ये निकल रहे हैं, ये सारी क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, जड़ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जकड़ा जड़ बोलते हैं, ठीक है। ये प्याज में होती है, ठीक है, धान में होती है, गेहूं में होती है, मक्का में होती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यानी ये जो जड़ होती है वो ज्यादा गहराई तक नहीं जाती, यह जमीन के चारों तरफ फैली रहती हैं। जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, प्याज, ये सारी क्या होती हैं, जकड़ा जड़ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट की, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करते हैं। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। जो फल उत्पादन होता है इसमें भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहते हैं। और हाँ, एक बात और आपको ध्यान रखनी है, पंजाब को ही 5 नदियों का समूह कहते हैं, 5 नदियों का समूह भी कहते हैं, ठीक है। पंजाब की राजधानी क्या है दोस्तों, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही कहाँ की है, चंडीगढ़ ही आपकी हरियाणा की है। कहाँ की, हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। यानी पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी क्या है, चंडीगढ़ है। विश्व में चावल का उत्पादन चीन के बाद भारत दूसरा स्थान है। यानी चावल के मामले में पहला स्थान किसका आता है, चीन का आता है, और दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व में गेहूं उत्पादन चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। यानी गेहूं हुआ, चीन और चावल हुआ, जो चीन है पहले स्थान पर आता है और भारत दूसरे नंबर पर आता है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, नारियल, काली मिर्च, हल्दी का उत्पादन भारत का क्या है, पहला स्थान है, ठीक है। फलों, सब्जियों का उत्पादन भारत का दुनिया का दूसरा स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। कृषि की क्रांतियां, अब कौन कौन सी कृषि की क्रांतियां हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा, देखिएगा। बात करते हैं हरित क्रांति। सबसे पहले क्या आती है, हरित क्रांति। अब हरित क्रांति की जब भी बात होती है तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक विश्व में जनक कौन है और एक भारत में कौन है, ये भी मैं आपको इसी में समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन यानी खाने पीने की चीजों से है। और खाने पीने की कौन सी चीजों से है, 2 चीजों से है, एक गेहूं से और एक चावल से। इसका आपको ध्यान में रखना है। भुखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हरित क्रांति जो है वो क्यों शुरू की गई। तो आप कह सकते हो कि भुखमरी की जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए हरित क्रांति का शुरुआत की गई, ठीक है। और इसके 2 ही क्या है, खाद्य पदार्थ आते हैं, कौन कौन से, एक गेहूं और एक चावल, ठीक है। बात करते हैं वैश्विक
वैश्विक परिच्छेद की, इसमें क्या होता है देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और जबकि भारत में बात करें कि भारत में कब हुई थी? भारत में हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 और 67 में हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? मैक्सिको से हुई थी। विश्व में हरित क्रांति द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किसमें था? चावल की फसल में की गई थी हरित क्रांति सबसे ज्यादा विश्व में। चलिए बात करते हैं हम भारत के बारे में। ये बात थी किसकी? विश्व की। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में क्या है। तो भारत की बात करते हैं, भारत के संदर्भ में बात करते हैं दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? अभी अभी मैंने आपको बताया था 1966 से 67 में हुई थी। इसका आपको ध्यान में रखना है। और इसकी हरित क्रांति का जनक किसे जानता है? बच्चा जानता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को माना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत थी वो कहां हुई थी? सबसे पहले ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कहां हुई थी? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में हुई थी। कहां हुई थी? पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय और उत्तराखंड में हुई थी। आप उत्तराखंड भी ध्यान रख सकते हो कि जो भी हरित क्रांति है भारत में सबसे पहले कहां हुई थी? ये आपके उत्तराखंड में हुई थी। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति द्वारा उत्पादन गेहूं की फसल में दर्ज किया गया। अब गेहूं की फसल में, भारत में गेहूं की फसल पर दर्ज किया गया, जबकि मैक्सिको में बात करें तो उस पर चावल पे दर्ज किया गया था। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि पर आधारित है। यानी 2/3 जो जनसंख्या है वो किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है, एग्रीकल्चर पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं भारत के संदर्भ में हरित क्रांति। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति से क्या क्या हुआ, इसको भी हम डिटेल से चर्चा करते हैं। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। पहला स्टेटमेंट क्या है इसका? भाई हरित क्रांति हुई तो कृषि को किस क्षेत्र में रखा गया, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप कहोगे प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया। हमारी अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी है, उसमें कृषि का योगदान कितना है? 17% है। कितना है? 17% है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और रोजगार में लगभग कितना है? 15% है। रोजगार में कितना है? 15% है। ठीक है, 1963 में जब बोरलॉग भारत आए तब उनकी मुलाकात किससे हुई थी? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन से हुई थी। 1965 में भारत के कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने गेहूं की नई किस्म के 18,000 टन बीज का आयात किया था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी जानकारी किसानों को दी गई। यानी इसके बारे में जानकारी जो थी वो किसको दी गई? किसान को दी गई। सिंचाई के लिए नहरें भी बनाई गई। किसानों को दामों की गारंटी भी दी गई। ठीक है, ये इसके क्या है? पॉइंट है। और भी है कुछ। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम भी बनाए गए। इतना अनाज जो है पैदा हुआ कि सरकार के पास रखने के लिए क्या है? जगह कम पड़ गई। इतना अनाज पैदा हुआ था। ठीक है, अब आगे बढ़ते बात करते हैं भारत की कृषि कैसी है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो भारत की कृषि है दोस्तों, भारत में कुल क्षेत्र कितना है? 51% क्या होता है? उस पर खेती होती है। 51% पे क्या खेती होती है। और 4% भाग पर क्या होता है? चारागाह। और 21% भूमि पर क्या है? वन है। और 24% क्या है? बंजर भूमि है, बिना उपयोग की भूमि है। बंजर भूमि का मतलब क्या है? बिना उपयोग की भूमि है। कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। यानी इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। यही क्या है? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में रखी गई है। इसी कारण, क्यों? क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? रीढ़ है। ठीक है, यह भी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति, यानी जो दूसरी हरित क्रांति के बारे में है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या बोला गया है देखिएगा। द्वितीय हरित क्रांति की घोषणा कब हुई थी? 83 से 84। और 84 में ही क्या हुआ था? 1984 में ही क्या हुआ था? भोपाल गैस कांड। क्या हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी। ये भी कब हुई थी? 1984 में हुई थी। और इसी समय
इसी समय क्या हुआ था, इसी समय दूसरी हरित क्रांति आई थी। ठीक है, भोपाल गैस कांड, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी भी इसको कहते हैं। ठीक है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति ये विश्व की है, जबकि भारत में कब हुई थी? 85 से 90 में आरंभ हुई थी। ठीक है, हरित क्रांति के अंतर्गत जैविक, जो जैविक कृषि का निर्णय है वो लिया गया, जिसमें कहा गया कि पारंपरिक सिंचाई, जैविक बीज और जैविक उर्वरक जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी किसी भी ऐसी उर्वरकता का प्रयोग ना करें जिससे क्या है भूमि बंजर हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। द्वितीय हरित क्रांति में अन्य सभी क्षेत्रों में क्रांति प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। द्वितीय हरित क्रांति को पुनर्जीवित करने का कार्य, यानी जो पुनर्जीवित करने का कार्य जो कब हुआ था? 1991 से 92 में हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति में तकनीकी का समावेश कब हुआ था? 2006 में हुआ था और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा ये किया गया था। तकनीकी शब्द आ जाए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये आपको ध्यान में रखना है हरित क्रांति में। बात करते हैं, देखो हरित क्रांति के बाद बात आती है श्वेत क्रांति की। अब श्वेत क्रांति किससे संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। श्वेत का मतलब क्या होता है? व्हाइट। क्या होता है? व्हाइट होता है। और व्हाइट का मतलब क्या है? सफेद। क्या? सफेद। तो श्वेत क्रांति जो है सफेद क्या होता है? दूध होता है, यानी दूध से रिलेटेड किसका है? सफेद क्रांति का है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे बोला जाता है? वर्गीय कुरियन को माना जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या होता है? क्या होता है? वर्गीज कुरियन का क्या है? जन्मदिन है और इसी के उपलक्ष्य में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दुग्ध दिवस को। दुग्ध दिवस को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में दुग्ध उत्पादन भारत का क्या है? प्रथम स्थान है, यानी सबसे पहला स्थान किसका है? भारत का है। और दूसरे पर किसका है? यूएसए का है। यूएसए यानी अमेरिका का है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? अमेरिका आता है। बात करते हैं दोस्तों नीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि नीला क्या है? नीला आप कहोगे सर सी है, सी यानी समुद्र, और समुद्र में क्या पाई जाती है? मछली पाई जाती है। तो ये किससे रिलेटेड है? मछली से रिलेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका संबंध किससे है? समुद्री उत्पादन। और समुद्री उत्पादन किसका होता है दोस्तों? मछली पालन का होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं भारत में इस क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन है। और कौन है? हीरालाल चौधरी। दो लोग हैं, अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी। विश्व भर में वर्तमान में मत्स्य उत्पादन 50 मिलियन टन पहुंच गया है, यानी 50 मिलियन टन मछलियों का क्या उत्पादन हो जाता है। ठीक है, कि वर्ष 1950 में केवल 2 मिलियन का होता था, बट अब कितने का हो जाता? 50 मिलियन का हो जाता है। ये भी आपको क्या है? ध्यान में रखना है। भारतीय मत्स्य पालन, इसी को क्या बोलते हैं? नीली क्रांति बोलते हैं। मछली पालन भी इसी को ही बोलते हैं। 50 वर्ष पहले केवल 60,000 टन, कितना? 60,000 टन मछली उत्पादन करता था, लेकिन अब की बात करें प्रेजेंट में, तो अब कितना करता है? 4.7 मिलियन टन उत्पादन हो जाता है। कहां होता है? भारत में। कहां होता है? भारत में हो जाता है। मछली उत्पादन में भारत का क्या है? दूसरा स्थान है। और पहले स्थान पर कौन है? चीन है। पहले स्थान पर कौन आता है? चीन आता है। और नहीं, पहले स्थान पर कौन? चीन आता है। और दूसरे स्थान पर कौन आता है? भारत आता है। बात करते हैं पीली क्रांति, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पीलाई मैंने लिया गया है, पीलाई लिया है, जिससे आपको पता चल रहा है क्या है पीली क्रांति। पीला कौन होता है? पीला यानी येलो। येलो कौन होता है? तिल होता है। कौन होता है? तिल होते हैं। तिल जानते होंगे, ठीक है। भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तिलहन उत्पादन से है। यह क्या है? आत्मनिर्भर से है। इस क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? यह भी आपको पता होना चाहिए। सैम प्रोतोदा को कहा जाता है। भारत में तिल उत्पादन में विश्व का कौन सा? तीसरा स्थान है, यानी विश्व में तीसरे स्थान पर क्या है? तिल उत्पादन में कौन आता है? भारत आता है। बात करते हैं दोस्तों लाल क्रांति की। अब लाल कौन होता है? लाल टमाटर। लाल
टमाटर। तो ये टमाटर या और मांस, इन दोनों से संबंधित किसका है? टमाटर और मांस उत्पादन से है। इस क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? विशाल तिवारी को कहा जाता है। भारत में ये जो क्रांति है वो 5वें नंबर पर आती है। किसने नंबर पर आती है? 5वें नंबर का मांस निर्यातन देश है, यानी 5वें नंबर पर आती है। और टमाटर की बात करें, ये कितने नंबर पे आता है? ये दूसरे नंबर पे आता है। भारत में टमाटर का जो उत्पादन होता है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ प्रमुख क्रांतियां हैं और उनसे रिलेटेड कि वो किससे संबंधित है। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि बात करें दोस्तों गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज से। प्याज गुलाबी होती है। और झींगा मछली पालन, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मछली पालन आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? तो वो नीली क्रांति हो जाएगी। लेकिन जब बात करें झींगा मछली तो वो कह जाएगा गुलाबी क्रांति में। तो गोल क्रांति, गोल कौन होते हैं? आलू होते हैं। काली क्रांति, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, पेट्रोल। बादामी क्रांति, मसाले से। और भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन। ठीक है, खाकी क्रांति, चमड़ा। चमड़ा कैसा होता है? खाकी ही तो होता है। स्वर्ण क्रांति, फल और शहद। रजत क्रांति, अंडा और मुर्गी। ग्रीन बोल्ड क्रांति, ग्रीन, ग्रीन के नाम तुरंत आ जाए, ग्रीन यानी ग्रीन क्या होती है? आप कहोगे सर चाय होती है। और चाय क्या है? चाय उत्पादन। हरित सोना, बांस को कहा जाता है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि हरित सोना किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। स्वर्ण रेशा क्रांति, कपास उत्पादन से और फाइबर यानी जूट उत्पादन से है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों कृषि वैज्ञानिक के कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि बात करें दोस्तों, पहली बात करें एपीकल्चर की, ये आपकी किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन और शहद पालन से संबंधित है। बात करें दोस्तों मधुमक्खी की, तो मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न और बनता है कि मधुमक्खी जो है अंडे किस महीने में देती है? ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मधुमक्खी जो है अपने अंडे किस महीने में देती है। ठीक है, आर्बोरियन कल्चर, आर्बोरियन कल्चर किसे बोलते हैं? यह एक विशेष प्रकार के वृक्षों और झाड़ियों की कृषि से रिलेटेड है। फ्लोरिकल्चर की बात करें, फ्लोरी यानी व्यापार और फूलों का उत्पादन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर किससे? ये भी व्यापार के यातायात से संबंधित है। ठीक है, बट ये फूलों से संबंधित है। और यातायात क्या थे पहले? घोड़ा और खच्चर पालन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों मेरी कल्चर। तो मेरी कल्चर है ये किससे? समुद्री जीवों की कृषि से संबंधित है। पीसी कल्चर की बात करें, मछली पालन, क्या बोलते हैं? मछली पालन बोलते हैं। सिल्वी कल्चर, वन संरक्षण के लिए। सेरी कल्चर, रेशम के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बर्मी कल्चर, बर्मो कंपोस्ट, आप कहोगे केंचुआ, और केंचुआ ही कौन है? किसान का मित्र। कौन है दोस्तों? किसान का मित्र। केंचुआ के अलावा कौन है? सांप भी है। सांप की बात करते हैं, सांप कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, और उनके नाम क्या है? नाम भी मैं आपको बता दूं, पहले का नाम क्या है? अफाई। कौन है? अफाई, मैंने इतनी बार पढ़ाया, याद भी हो गया होगा। दुबोइया, कौन है? दुबोइया। नाग, ओग, करैत, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन है? करैत। अब बात करते हैं बर्मी कल्चर हो गया था अभी आपका, ये किससे? केंचुए से संबंधित है। वीटी कल्चर, अंगूर उत्पादन या अंगूर की खेती, वीटी आ जाए अंगूर उत्पादन। ठीक है, ये भी आपको क्या ध्यान में रखना है। ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर क्या होता है? जैतून की कृषि से संबंधित है। शुरुआत करते हैं दोस्तों राजस्थान से। राजस्थान का जो प्रमुख मेला है वो क्या है? पुष्कर मेला है राजस्थान का प्रमुख मेला। अब बात करते हैं दोस्तों, ये जो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। क्या है? जयपुर है। और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि राजस्थान के भरतपुर जो जिला है उसमें केवला देव है, रणथंभौर, जितनी भी राष्ट्रीय उद्यान है वो भी ज्यादातर किसमें है? राजस्थान में स्थित है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं पुष्कर मेला की। तो पुष्कर मेला के बारे में चर्चा करते हैं। इस मेले का आयोजन भारत के राजस्थान के राज्य अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। यानी कहने का मतलब यह है, राजस्थान में अजमेर में आयोजित होता है, बट अजमेर में भी एक छोटी सी जगह है जिसका नाम क्या है? पुष्कर।
वहाँ आयोजित किया जाता है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। यह विश्व में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है। अब आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा ऊंटों का मेला किस मेले को कहते हैं, तो आप तुरंत लगा दोगे क्या, पुष्कर मेला। इसका आयोजन कितने दिनों के लिए किया जाता है, मात्र 9 दिनों के लिए किया जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों हरिहर मेला। अब हरिहर मेले की बात करते हैं तो हरिहर मेला कहाँ का है, ये बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है। बिहार की राजधानी की बात करें दोस्तों, पटना है। क्या है, पटना है। और बिहार में ही एक फेमस चीज़ है, उसको आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि वो फेमस क्या है, बिहार का फेमस नृत्य क्या है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। यह एशिया में पशुओं का सबसे बड़ा मेला है, पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। इसे सोनपुर का मेला भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा सोनपुर का मेला किसे कहते हैं, तो आप तुरंत बता दो किसको, हरिहर मेला को सोनपुर का मेला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार के सोनपुर राज्य में, सोनपुर एक जिला है, वहाँ पर मनाया जाता है। बिहार के सोनपुर में मनाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हाथी एवं घोड़ों की सर्वाधिक खरीद एवं बिक्री की जाती है, यानी खरीदे और बेचे जाते हैं। किसको, हाथी और घोड़ों को बेचा जाता है। इसका आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। पुष्कर मेला का भी आयोजन कब किया जाता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा को किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों गंगा सागर मेला। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेला है दोस्तों। ये कहाँ मनाया जाता है, ये पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। गंगा और सागर के मिलन, यानी गंगा और गंगा जहाँ जब सागर से मिलती है तो जहाँ उनका मिलन होता है, स्थान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल राज्य में किया जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 8 जनवरी से 16 जनवरी के मध्य में किया जाता है। इसके नियम का पालन, यानी इसके कुछ नियम है, उनका पालन करने से 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी इस मेले का जो भी नियम है, इस नियम को अगर आप अच्छी तरीके से पालन करोगे तो 100 अश्वमेध यज्ञ के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रथ यात्रा मेला। बार बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इस मेले का आयोजन कहाँ होता है दोस्तों, उड़ीसा में होता है। उड़ीसा के पुरी राज्य में, या सॉरी पुरी जिले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, उड़ीसा के पुरी जिले में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस मेले का आयोजन जून जुलाई के माह में किया जाता है। कब किया जाता है, गर्मियों की छुट्टियों में, जून जुलाई में किया जाता है। इसमें बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निकाले जाते हैं। यानी बलराम के लिए भी निकलेगा, श्री राम के लिए निकलेगा और देवी सुभद्रा के लिए भी रथ निकलता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रथ यात्रा मेला कहते हैं। बात करते हैं दोस्तों कुंभ मेला। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न इनसे ही बनता है दोस्तों। कुंभ का मेला, सीटेट का फेवरेट प्रश्न यहीं से आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कुंभ का मेला भारत के 4 स्थानों पर किया जाता है। सबसे पहले नासिक, नासिक में कहाँ, महाराष्ट्र में और गोदावरी नदी के किनारे किया जाता है। उज्जैन की बात करें, उज्जैन कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है और क्षिप्रा नदी के किनारे किया जाता है। हरिद्वार की बात करें, ये कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में क्या है, गंगा नदी के किनारे किया जाता है। प्रयागराज की बात करें, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गंगा यमुना नदी के किनारे इसका क्या आयोजन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कहाँ प्रयागराज में हुआ था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की। प्रत्येक स्थानों पर कुंभ के मेले का आयोजन माह के महीने में किया जाता है। इसके 12 वर्ष के आयोजन को महाकुंभ एवं 6 वर्ष के आयोजन को अर्धकुंभ कहते हैं। यानी जो 12 वर्ष बाद लगता है उसको महाकुंभ कहते हैं और जो 6 वर्ष बाद लगता है उसको क्या बोलते हैं, अर्धकुंभ कहते हैं। प्रयागराज का मेला विश्व का, जो प्रयागराज का जो कुंभ का मेला लगा था वह विश्व का बड़ा मेला है।
कैसा मेला है? बड़ा मेला है। इसमें कोया जनजाति के द्वारा अपनी कुल देवी को अपने वजन के बराबर गुड़ चढ़ाते हैं, यानी जितना उनमें वजन होगा उतना ही क्या वे गुड़ चढ़ाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन अधर्म अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए किया जाता है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर देवीधुरा मेला। अब देवीधुरा मेला कहाँ का है? ये आपका कहाँ का है? उत्तराखंड का है। उत्तराखंड में ही क्या है? उत्तराखंड में एक फेमस जगह है, उसका नाम बताना है। बताइए। फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। देवीधुरा का मेले का आयोजन कब किया जाता है? रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। इसमें स्थानीय लोग अलग अलग समूह में बटकर पत्थर फेंकने का युद्ध आयोजित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पत्थर मार युद्ध को स्थानीय भाषा में बगवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बगवाल कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों श्रावणी जोगेश्वर मेला। श्रावणी जोगेश्वर मेला है, ये भी उत्तराखंड का मेला है दोस्तों। श्रावणी जोगेश्वर मंदिर में महिलाएं श्रावण मास के 1 माह तक घी के दीपक लेकर पूजा अर्चना करती हैं। इसमें उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन एक बार शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं दोस्तों काला घोड़ा। काला घोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये परीक्षा के लिए। इस मेले का आयोजन महाराष्ट्र में किया जाता है। और बरली महोत्सव कहाँ की होता है? यानी सर बरली जो है चित्रकारी कहाँ होती है? ये भी आपकी कहाँ की है? महाराष्ट्र की है, ध्यान में रखना है। इसमें हाथ से बनी पेंटिंग का क्रय किया जाता है। क्रय का मतलब क्या? खरीदी जाती है। हाथ से बनी हुई पेंटिंग क्या है? खरीदी जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों जल्लीकट्टू। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला इसमें से ही प्रश्न बनता है जल्लीकट्टू से। इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तमिलनाडु में किया जाता है। पोंगल नृत्य कहाँ का है? पोंगल नृत्य भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। यह मेला पोंगल के ठीक दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कब आयोजित किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जनवरी में आयोजित होता है। कब होता है? जनवरी में आयोजित होता है। इसमें बैल को भड़काकर उसे नियंत्रित करने का खेल आयोजित किया जाता है। जल्लीकट्टू शब्द का अर्थ क्या है? सांड को गले लगाना। जो जल्लीकट्टू शब्द है इसका अर्थ क्या है? सांड को गले लगाना है। श्रावणी मेला। श्रावणी मेला की बात करें दोस्तों तो ये झारखंड में आयोजित किया जाता है। यह मेला श्रावण मास के 1 महीने तक चलता है। इसमें सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम तक पैदल 104 + 5 किलोमीटर की यात्रा की जाती है। टोटल कितना? 109 किलोमीटर की क्या है? यात्रा की जाती है। यह दुनिया का सबसे लंबा धार्मिक मेला है। इसे कावड़ यात्रा भी कहते हैं। ये नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। बात करते हैं दोस्तों मेदराम जात्रा मेला। मेदराम जात्रा जो भी मेला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस मेले का आयोजन तेलंगाना राज्य में किया जाता है और कोया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस मेले का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर किया जाता है और माह के महीने की पूर्णिमा को किया जाता है। यह एक आदिवासी त्योहार है। कैसा त्योहार है? आदिवासी त्योहार है जो एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध एक माँ और बेटी समक्का और सरलमा की लड़ाई का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के कुछ प्रमुख मेले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड की सबसे पहले बात करें तो आपको एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? पाई नहीं जाती। फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। और हरिद्वार कहाँ है? ये आपका उत्तराखंड में। नंदा देवी मेला जो है अल्मोड़ा में लगता है, ये भी कहाँ है? आपका
उत्तराखंड में है। नंदा देवी मेला ये भी नैनीताल में उत्तराखंड में है। बगवाल मेला ये कहाँ है, उत्तराखंड में लगता है। चैती मेला काशीपुर ये भी कहाँ है आपका, उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखने हैं। बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख मेले की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ है। क्या है राजधानी, लखनऊ है दोस्तों। ठीक है, ये आपको कुंभ का मेला प्रयागराज में लगता है, और प्रयागराज कहाँ है आपका, यूपी में है। बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है, और आगरा जो है ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, और ये भी कहाँ है आपका, यूपी में। उत्तर प्रदेश में टोटल दोस्तों 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है, जो आपके सीएम है वो कौन है, योगी जी हैं। योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ के क्या है, सीएम हैं। बात करते हैं नौचंदी मेला, ये मेरठ में आयोजित होता है। देवा मेला बाराबांकी में आयोजित होता है। गंगा महोत्सव वाराणसी में आयोजित होता है। वाराणसी कहाँ है, आपके यूपी में ही स्थित है। बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के मेले की बात करते हैं दोस्तों। अब जम्मू कश्मीर में क्या बोला गया है, सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख मेले। खीर भवानी के मंदिर का मेला कहाँ लगता है, गांदरबल श्रीनगर में लगता है। बाबा चमलियाल का मेला जो है ये कहाँ लगता है, रामगढ़, और रामगढ़ सांबा, ये इन दो जगह लगता है। झीरी मेला कहाँ लगता है, झीरी यानी जम्मू कश्मीर में आयोजित होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर की। सरसों के तेल में तली हुई मछली, सरसों के तेल में तली मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तरीके से खाते हैं। कहाँ के खाते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं। बात करते हैं दोस्तों असम की। बात करते हैं यहाँ दोस्तों असम की। असम के प्रमुख मेले, अम्बुबाची मेला कहाँ का है दोस्तों, गुवाहाटी का है। जोनविल जो मेला है कहाँ का है, मोरी गांव का है। और किसान मेला जो है मोजोली या मझोली जोरहाट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों जगह कहाँ है आपकी, असम में है। कहाँ है, असम में है। और असम का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है, बिहू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों झारखंड की। झारखंड के कुछ प्रमुख मेले, नरसिंह स्थान मेला हजारीबाग में होता है। इजला मेला दुमका में होता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में होता है। और नवमी डोल मेला ये कहाँ होता है, ये भी आपका टाटी सिलवे में होता है, और ये कहाँ है आपका, रांची में स्थित है। गांधी मेला सिमडेगा में होता है, और ये कहाँ स्थित है, आपके झारखंड में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पश्चिम बंगाल के जो मेले हैं इनके बारे में बात करते हैं कुछ पश्चिम बंगाल के प्रमुख मेले। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है। रामनवमी मेला रघुनाथपुर, और रघुनाथपुर कहाँ है, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, बंगला मोदेर गरबा मेला ये कहाँ का है, सिलीगुड़ी, और ये भी कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में स्थित है। केंदुली मेला बीरभूम में स्थित है, और वहीं ये आयोजित होता है। सावला मेला कोलकाता, और कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों गुजरात की। गुजरात के प्रमुख मेले, सबसे पहले बात कर ले हैं गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका कहाँ है, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, बोठा का मेला बोठा में आयोजित होता है, और बोठा कहाँ है आपका, ये भी आपका गुजरात में है। तरणेतर का मेला थानगढ़ में आयोजित होता है। शिवरात्रि का मेला जूनागढ़ में होता है, और जन्माष्टमी का मेला राजकोट में आयोजित होता है। भाद्रपद की पूर्णिमा का मेला ये अंबाजी में आयोजित होता है, और ये सभी कहाँ जगह हैं, गुजरात में स्थित हैं। कहाँ के मेले हैं, गुजरात के हैं, और गुजरात में ही स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों कुछ केरल के कुछ प्रमुख मेले, केरल की भी बात कर ली जाए। बात करते हैं दोस्तों पहले केरल की बात करते हैं। केरल में कहाँ है, लंबी नावों की रेस होती है। नावों की रेस कहाँ होती है, केरल में होती है। और केरल का ही एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक डिश है खाने की, उसका नाम क्या है, टेपियोका। क्या है, टेपियोका जो है, टेपियोका ये कहाँ है, केरल की बहुत ही ज़्यादा खाने की डिश है। ठीक है, ये आपको अब इसके कुछ प्रमुख मेले की बात करें। अयुरू जो कथकली मेला है ये आपका कहाँ का है, केरल का है। त्रिशूपुरम ये भी आपका केरल का है। विश्व उत्सव ये भी केरल का है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, नौका का मतलब क्या होता है, नाव, नौका का मतलब नाव, ये कहाँ आयोजित होता है, ये भी आपका केरल में होता है। चप्पूकुलम नौका ये भी कहाँ होता है,
केरल में आयोजित होता है। ये क्या होती है, रेस होती है नावों की, लंबी लंबी नाव होती हैं और वहां इनकी क्या होती है, रेस होती है। बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख मेले की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बृहत्री का मेला अलवर में आयोजित होता है, बोरेश्वर में होता है, दशहरा मेला कोटा में होता है और बादशाह मेला व्यापार यानी अजमेर में आयोजित होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान है। खेजड़ी का मेला खेजड़ी नामक स्थान है, वहां आयोजित होता है और खेजड़ी कहाँ है आपका, जोधपुर में आयोजित है और ये कहाँ है, राजस्थान के प्रमुख मेले हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों उड़ीसा के कुछ पुरी जो जिला है वहां आयोजित होने वाले मेले हैं। पुरी बीच महोत्सव महामहोत्सव, ये कहाँ का है, पुरी का है। रथ यात्रा पुरी। कोणार्क कहाँ स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, नरसिंह देव ने क्या किया था, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, बात ये भी आपका पुरी में स्थित है। चंदन यात्रा पुरी में स्थित है और कलिंग महोत्सव ये कहाँ है, उड़ीसा के ही प्रमुख मेले हैं। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, भोपाल है। क्या है, भोपाल जो है इसकी राजधानी है, ये आपको कहाँ है ध्यान में रखना है दोस्तों। भोपाल क्या है, इसकी राजधानी है दोस्तों। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, जो भोपाल गैस त्रासदी है ये कब हुई थी, ये आप मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। बात करते हैं रामलीला का मेला, ये ग्वालियर में आयोजित होता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में होता है और ये कहाँ है, ये सब आपके मध्य प्रदेश में है। लोकरंजन महोत्सव खजुराहो में होता है और शिवरात्रि मेला अमरकंटक में होता है और नागाजी मेला पोरसा यानी मुरैना में होता है। और ये सारी जगह कहाँ है आपकी, ये कहाँ के जिले हैं, ये आपके मध्य प्रदेश यानी एमपी के जिले हैं दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की राजधानी की सबसे पहले बात करें, इसकी राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। क्या है, चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है इसकी राजधानी है और यही राजधानी किसकी है, पंजाब की है। पंजाब और चंडीगढ़ की राजधानी सेम है। सूर्य ग्रहण मेला जो है कुरुक्षेत्र में लगता है। अस्थल बोरा मठ मेला ये आपका रोहतक में लगता है। बनबोरी का मेला हिसार में आयोजित होता है और पहाड़ी माता मेला ये आपका भिवानी में आयोजित होता है। बुद्धो माता मेला ये कहाँ आयोजित होता है, मुबारकपुर में आयोजित होता है और ये सभी जगह कहाँ हैं दोस्तों, ये आपकी हरियाणा में स्थित हैं। बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जैसे ही नाम आता है दोस्तों तो तुरंत एक ही बात आपको ध्यान में आती है, क्या, लाल चीटी की चटनी। यहाँ की बहुत ही ज्यादा फेवरेट डिश है लाल चीटी की चटनी, जो है कहाँ के लोग खाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग खाते हैं। राजिम का मेला छत्तीसगढ़। बस्तर का मड़ई मेला छत्तीसगढ़। माँ बमलेश्वरी मेला ये कहाँ है आपका, छत्तीसगढ़। आंगादेव शंकर जी का मेला छत्तीसगढ़। खलारी मेला छत्तीसगढ़। ये जो है प्रमुख मेले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस वीडियो का आखिरी जो है वो उसका नाम क्या है, बिहार का मेला। बिहार के मेले की बात करते हैं। बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों, पटना है। ठीक है, बात करते हैं सोनपुर का मेला, ये कहाँ आयोजित होता है, सोनपुर में होता है। पितृपक्ष मेला गया एक क्या है, जिले का नाम है, वहाँ आयोजित होता है। ककोलता का मेला नवादा में होता है और वैशाली का मेला ये आपका बिहार में होता है और सावरोग का मेला ये कहाँ है, भागलपुर। और ये कहाँ जगह है दोस्तों, ये आपकी सभी जगह बिहार में स्थित है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सभी भाई बहन एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।